अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ राज आंखें तेरी पार्ट 27। 2 माह बाद मुदस्सिम चौधरी ने जाने के बाद एक बार भी रब्ता नहीं किया था। बस उसके जाने के बाद एक दफ़ा उसका जिक्र खबरों में हुआ और उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर हवेली आया था। उसका कहना था कि मुदस्सिम चौधरी ने जिनके खिलाफ सबूत दिए थे वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुदस्सिम चौधरी की हिफाजत के लिए उसे आर्मी की कस्टडी में रखा हुआ है। जैसे ही वो मुजरिम पकड़े जाएंगे उसे हवेली भेज दिया जाएगा। इस बात पर सलाहुद्दीन साहब का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था कि उनके बेटे ने किस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया और उन बच्चियों को बाजियाब करवाया। जबकि हयात को ये सुनकर खुशी तो बहुत हुई थी, मगर मुतसिम चौधरी की जान को ख़तरे में सुन अपनी जान लबों पर आ गई थी। और एक आयत थी जो अपनी पैदाइश के पहले 2 दिन तो ना रोई, मगर उसके बाद अब तक वो एक पल के लिए भी खामोश नहीं हुई थी। दिन रात बुखार में तपती वो रोए जाती थी। नूर बेगम का कहना था कि रोने में तो वो हयात को भी पीछे छोड़ गई है, मगर फ़िक्र की बात ये थी कि उसका बुखार किसी तौर कम नहीं होता था। वो मासूम जान जिस कदर सेहतमंद पैदाइश के वक्त थी, अब उससे आधी रह गई थी। हयात और सलाहुद्दीन नूर बेगम ने कोई हॉस्पिटल और हकीम नहीं छोड़ा था, मगर उसका बुखार ना उतरा तो नूर बेगम का कहना था कि उसे नज़र लग चुकी है। आज फिर हयात और सलाहुद्दीन साहब शहर आए थे आयत की दवा लेने। रात आयत की तबीयत और इस कदर ख़राब हुई कि रंगत नीली पड़ने लगी। अपनी बेटी की तकलीफ़ पर हयात तड़प उठी। हयात पुत्र, धूप में खड़ी ना हो, गाड़ी में जाकर बैठ जा, मैं ये दवा लेकर आऊँ। सलाहुद्दीन साहब ने हयात के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो हयात ने सर इस बात में हिला दिया और छोटे छोटे कदम लेती पार्किंग की जानिब बढ़ी। सोचा कि महूर हमेशा की तरह मुतस्सिम चौधरी की ज़ात थी। सोचो का महूर हमेशा की तरह मुतस्सिम चौधरी की ज़ात थी, जिसने पलट कर एक बार भी खबर ना ली थी। जो बेटी बेटी की रट लगाए रखता था, वही बेटी दिन ब दिन मर रही थी, मगर उस शख्स ने पलट कर एक बार भी नहीं पूछा था। मुतस्सिम चौधरी की जुदाई और बेटी की बीमारी ने हयात के चेहरे पर सजी रहने वाली मुस्कुराहट को नोच फेंका था। वो मुदस्सिम चौधरी जो हयात की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो न जाने कहाँ था, जबकि हयात का दिन रात अपनी बेटी के साथ तड़पते हुए गुजर रहा था। दिल में उस सितमगर से लाख शिकवे थे। क्या उसके पास वहाँ मोबाइल तक नहीं था कि वो अपने घर एक बार फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में ही पूछ लेता। हयात का सारा दिन गांव के मसाइल और रात आयत के साथ जागते गुजरती थी। अपनी बेटी को तड़पता देख हयात का दिल फटने वाला हो जाता था। शाइस्ता बेगम का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि ईमान और उरू अभी हनीमून से वापस नहीं आना चाहते, जिस पर हयात ने अपनी बहन की खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए लाख दुआएं कर डाली। अब तो रातें आयत के साथ जाकर गुजरती या मुतस्सिम चौधरी की हिफाजत और वापसी के लिए दुआएं करते गुजरती। मुतस्सिम चौधरी को हमेशा हयात के आगे सख्त चट्टान बनकर खड़ा हो जाता था। किसी दुख और तकलीफ को हयात तक आने नहीं देता था। आज इस कदर बेखबर था कि उसकी बीवी और बेटी किस कदर दुख और तकलीफ से गुजर रही है। हयात और माजी उस मासूम को बीमार समझती थी, मगर वो मासूम तो अपने उस बाप की तकलीफ़ पर तड़प रही थी जिसके लम्स को एक बार महसूस किया था। वो उस बाप के लिए तड़प रही थी जो मुल्क से बाहर होशो खरूश से बेगाना हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों में जकड़ा हुआ था, जो फ़र्ज़ निभाता निभाता रिश्तों से इस कदर दूर हो गया था। ये हयात ने पार्किंग में आकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो ड्राइवर और कार नजर न आई। अगस्त की जला देने वाली धूप में खड़ी वो ड्राइवर को ढूंढ रही थी कि तभी निगाह बाहर सड़क की दूसरी जानिब खड़ी अपनी कार पर गई तो कंधों पर मुतस्सिम चौधरी की अजरक को लिए अच्छे से लपेट कर आयत को नरमी से खुद से अलग करके उसका रोया रोया सुर्ख चेहरा देखा। आयत के नकोश मुतस्सिम चौधरी को देखते हयात ने अपने लब अपनी बेटी के माथे पर रखे और उसे खुद में भींच लिया और तेज़ कदम लेती सड़क की जानिब आई। अभी हयात आगे बढ़ती कि दाएं जानिब से कार आती दिखाई दी, जिसे देख हयात ने कदम पीछे ले लिए ताकि वो कार गुजर जाए और फिर वो गुजरे। सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, जबकि सड़क की दूसरी जानिब कुछ स्टॉल लगे हुए थे और उनके पास हयात की कार खड़ी हुई थी। वो कार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मगर ये देख हयात की आंखें फटी की फटी रह गई कि वो कार हयात की जानिब ही आ रही थी। अभी हयात कुछ समझती वो कार सड़क के बीचों बीच से मुड़ती हयात की जानिब आई। हयात से वो इस कदर शिद्दत से टकराई कि हयात आयत समेत कई फुट दूर जा गिरी, जबकि वो कार दीवार में जा लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही ना मिला। किसी को उम्मीद तक ना थी कि सड़क के बीचों बीच चलती कार सड़क के किनारे खड़ी हयात को
हिट भी कर सकती है। सड़क पर इस वक्त जैसे कयामत ही आ गई थी। अगस्त की आग बरसाती धूप में आग से तपिश लिए गर्म सड़क पर मुदस्सिम चौधरी की जिंदा जान और छोटी सी जान खून से लथपथ पड़ी थी। हयात के खून से लथपथ वजूद से कुछ फासले पर मुदस्सिम चौधरी की छोटी जान बेजान पड़ी हुई थी। जिन पर मुदस्सिम चौधरी आज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह आज जख्मों से चूर चूर सड़क पर लहू लहान थी, मगर वहाँ कोई मुदस्सिम नहीं था जो उनके लिए तड़प जाता। आज पूरे 3 माह बाद मुदस्सिम चौधरी को होश आया था। होश में आते ही उसका पहला सवाल ईमान शाह और उरूब के बारे में था, जिस पर कर्नल ने बताया कि ईमान शाह एक मिशन पर है, मगर उरूब के बारे में उन्होंने कुछ न बताया, जो बात मुदस्सिम चौधरी की हैरानगी की वजह बनी थी। उसका किसी दूसरे मुल्क में होना, जिस पर कर्नल ने बताया बहुत सी तंजीमें ड्रैगो को ढूंढ रही है। ड्रैगो का होना उनके लिए मौत के फरिश्ते से कम नहीं है, और ये पहला मुल्क नहीं है। मुदस्सिम चौधरी को कई ममालिक में भेजा गया था उसकी हिफाजत के लिए। उसके कौमा में होते हुए भी कई बार उस पर अटैक हुआ, जिसको सुनकर मुदस्सिम चौधरी ने अपने वापस जाने के बारे में कहा, तो कर्नल ने कहा कि वो 1 हफ्ते तक वापस जा सकता है, जिस पर मुदस्सिम चौधरी के होठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। आंखों के सामने सलाहुद्दीन साहब की नाराज़गी आई तो नूर बेगम को तो वो सेकंड्स में मना सकता था। अब तो मुदस्सिम चौधरी की छोटी सी जान भी थी जो उसकी सिफारिश करेगी। आयत के बारे में सोचते मुदस्सिम चौधरी का दिल खुशी से झूम उठा। अपनी बेटी और बीवी को देखने के लिए दिल तड़प उठा था। हयात की नाराज़गी का सोच बुरी तरह लब कुचलते अपनी बेसाख्ता नम होती आंखों को हैरानगी से देखा। अपनी आंख से निकलते आंसू को साफ करके आयत के बारे में सोचने लगा कि वो कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसी दिखती होगी। अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोचते मुदस्सिम चौधरी का दिल कभी खुशी और कभी दुख से फटने को चाहता। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद करे और हयात के पास पहुंच जाए। ये 1 हफ्ता मुदस्सिम की जान निकाल रहा था, इसलिए कर्नल से छुप कर अपने बंदे को भेजकर 1 दिन बाद की टिकट करवा ली। अब वो बस जल्द अज जल्द हयात के पास पहुंच जाना चाहता था। कर्नल साहब के ऑफिस में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। टेबल की एक जानिब कर्नल नवाज़ अहमद ईमान शाह के सॉल्व किए गए केस की फ़ाइल को रीड कर रहे थे, और दूसरी जानिब इस तरह भी कैफियत में बैठा ईमान शाह कर्नल साहब के फ़ाइल जल्द अज जल्द रीड करने का वेट कर रहा था, क्योंकि इस केस के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त मिलनी थी। और इस वक्त ईमान शाह के जज्बात जेल के उस कैदी जैसे थे जिसे बिना जुर्म के सज़ा देकर जेल में बंद कर दिया हो, और फिर वो हर लम्हा यहाँ से निकलने की कोशिशें और दुआएं करता रहा हो। कितना तड़पा था वो उरूब के लिए। अपनी ड्यूटी से फ्री होकर दर्द से चूर बदन लिए, नींद से खून छलकाती आंखें लिए, वो ब्रिगेडियर और कर्नल के ऑफिस के बाहर उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रहता था। और जब वो आते थे तो वो उनसे एक बार उरूब से मिलने या सिर्फ उसे एक बार देख लेने की इजाज़त मांगता था, मगर हर बार उसे मना कर दिया जाता था, जिस पर ईमान शाह खून के घूंट पीकर रह जाता था। और अब गुजरता एक एक सेकंड सदियों के बराबर लग रहा था। दिल तो चाह रहा था फाइल कर्नल साहब से छीन कर उसके फाड़ कर 100 टुकड़ों में कर दे, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खुद पर रह कर तब चढ़ रही थी कि क्यों उस फाइल को बना ही दिया था तो इतने पेपर्स का क्या अचार डालना था। क्या मौत पड़ी थी मुझे ये 10 पेज की फाइल बनाने की। एक पर ही सब लिख देता। ये तो शायद अगले 10 सालों तक इसे पढ़ने का इरादा रखते हैं। एक पर भी क्यों मुँह से बता देता कि एक को यहाँ टपकाया, एक को वहाँ टपकाया। कहानी ख़त्म। दांत पीसकर दिल में खुद को कोसते हुए कहा। इल्तिजाई नज़र से कर्नल नवाज़ अहमद के झुके सर को देखा। मुझे घूरना और ख़ुद को कोसना बंद करें मेजर ईमान शाह, वरना ये ना हो कि ख़ुद को घूरने की सज़ा में आपकी ड्यूटी और 1 महीना बढ़ा दूँ। कर्नल के सख्त लहजे पर ईमान शाह ने हड़बड़ाकर नज़रें घुमाई। वेल डन यंग बॉय, हमें आपसे यही उम्मीद थी, और जैसा कि आपसे वादा किया था कि इस केस के बाद आपको जाने दिया जाएगा, तो अब आप जा सकते हैं। मगर इससे पहले आपको वजह बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों जाने नहीं दिया गया। कर्नल साहब की बात पर ईमान शाह ने चौंक कर उन्हें देखा। ड्रैगो, वाइल्ड वॉल्फ और एजेंट ग्रे
और उनकी बाकी टीम बहुत सी तंजीमों की नज़र में आ गई थी। ड्रैगो होश में नहीं था, वरना वो खुद सब कुछ संभाल लेता। इसीलिए हमें आप लोगों के लिए फ़ैसला करना पड़ा। आपको एक मेजर की आइडेंटिटी देना भी इसी का हिस्सा था। उन्हें ये बताना था कि आप किसी ड्रैगो की टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक फ़ौजी है, क्योंकि वो तंजीमें इस बात से नावाकिफ़ है कि ड्रैगो एक ISI का बंदा है। वो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहती थी, मगर जब उन्हें ये महसूस हुआ कि ड्रैगो हक का साथ देता है, तो उन्हें वो खुद के लिए खतरा लगा। तो वो ड्रैगो और उसकी टीम को ख़त्म कर देना चाहते थे। आपकी सेफ्टी और आपको मजबूत बनाने के लिए आपको PMA में, जबकि उरूब को सेफ हाउस और मुतस्सिम को आउट ऑफ कंट्री भेजा गया। मगर अब खतरा टल चुका है। हमारे जवान उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो चुके हैं। उनकी नज़रों में अब ड्रैगो की टीम ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए आप लोग अपनी रूटीन पर वापस जा सकते हैं। और ये रहा आपकी मिसिस का एड्रेस, आप जा सकते हैं उनके पास। कर्नल नवाज़ अहमद ने संजीदा लहजे में ईमान शाह ने सर इस बात में हिलाया, जबकि उरूब के ज़िक्र पर धड़कनें बेतरतीब हुई थी। कर्नल साहब के हाथ से एड्रेस थामा तो यूँ महसूस हुआ जैसे हफ्ते अकलीम हाथ लग गई हो, जिस पर कर्नल नवाज़ अहमद ने मुस्कुराकर सर झटका, जबकि ईमान शाह एक भी सेकंड ज़ाय किए बगैर उरूब के पास पहुंच जाना चाहता था। ईमान शाह ने मतलूबा एड्रेस पर पहुंचकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उरूब कहीं दिखाई न दी। कर्नल नवाज़ अहमद ने बताया था कि वो सेफ हाउस में थी, लेकिन वो 2 दिन पहले ही उसे ड्रैगो के ऑर्फेंज में भेज दिया गया था। ईमान शाह कंधे पर बैग लटकाए, आर्मी यूनिफॉर्म पहने, बेचैनी से एक एक रूम में उरूब को ढूंढ रहा था। हर जगह देखने पर उरूब कहीं न दिखी तो कदम बेसमेंट में मौजूद सीक्रेट हाउस की जानिब बढ़ा दिए। तेज़ तेज़ कदम लेता ये पहले ड्रैगो के ऑफिस, फिर ब्लैक रूम, मगर उरूब कहीं भी ना दिखी। अब कदम राहदारी से होते हुए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ रहे थे कि कदमों की चाप पर बेसाख्ता ईमान शाह के कदम रुके। धड़कनें बेहंगम हुई, सांस रोकी। ईमान शाह उनकी कदमों की आवाज़ को अपने करीब आते महसूस कर रहा था। हवासों पर छा जाने वाली उरूब की मखसूस खुशबू महसूस करके ईमान शाह ने गहरी सांस भरी, बायां हाथ बढ़ाकर बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। 3 माह पहले हुआ अपना नुकसान याद आया तो आंखें पल में नम हुई, हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए। यस सर। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं फ़ाइल भेज दूंगी, बस 1-2 दिन का काम रह गया है। उरूब जो मोबाइल पर अपने सीनियर से बात करती अपने ऑफिस से बाहर आ रही थी, अपने सामने ईमान शाह को देख साकित रह गई। बेजान होते हाथों से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा तो राहदारी के सन्नाटे में इर्तियाज पैदा हुआ, जिसकी आवाज़ पर ईमान शाह ने नज़रें उठाकर अपने सामने खड़ी उरूब शाह को देखा, जो नम आंखों में बेयकीनी लिए ईमान शाह को देख रही थी। होठ बुरी तरह से कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, जबकि आवाज़ हलक में ही दम तोड़ चुकी थी, जिसे देख ईमान शाह के होठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट आई। कितनी तकलीफ़, कितना दर्द सहा था उन दोनों ने। अगर एक साथ मिलकर वो सब चीज़ों का सामना करते तो शायद ये बात इतनी मानी न रखती, मगर ये जो जानलेवा हिज्र उनके दरमियान आया था, उसने तो रूह को छलनी कर डाला था। उरूब, जज्बात से चूर लहजे में सरगोशी की तो उरूब की आंखों से भल-भल आंसू बहने लगे, हाथ बुरी तरह से कँपकँपाने लगे, जबकि गुलाबी भरे भरे लब कुछ कहने की चाह में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, जिसे देख ईमान शाह ने अपना बैग नीचे फेंक कर कदम उरूब की जानिब बढ़ाए, उरूब के दोनों हाथों को थाम कर झटका दिया और उन्हें अपनी पुश्त पर बांध कर उरूब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। पूरी शिद्दत से उरूब के होठों पर झुककर अपनी सांसें उरूब की मध्यम चलती सांसों से उलझा दी, जबकि उरूब अभी भी बेयकीनी से ईमान शाह के जानलेवा शिद्दत भरे लम्स को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। ईमान शाह की बढ़ती शिद्दत ने अपने होने का यकीन दिलाया तो उरूब ने अपनी गिरफ्त ईमान शाह के गिर्द मजबूत कर दी। राहदारी के सन्नाटे में दोनों की धोखने की माने चलती सांसों का शोर बरपा था। अपनी शिद्दतों में उरूब की शिद्दत को महसूस करके ईमान शाह ने उरूब की कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट कर उसे दीवार से पिन किया, जबकि होंठ अभी भी उरूब के होठों से जुदा न किए थे। एक दूसरे की कुर्बत में मदहोश होते वो सब कुछ फरामोश कर चुके थे। उरूब की महकती सांसों को कतरा कतरा खुद में उंडेलते ईमान शाह शिद्दत से अपनी तलब पूरी कर रहा था। मान उरूब की बिखरती सांसों को महसूस करके ईमान शाह ने उरूब को सांस लेने की मोहलत दी तो उरूब ने तड़प कर ईमान शाह को पुकारा, मगर ईमान शाह कुछ भी कहे बगैर दोबारा
उस पे झुकता कि उरूब ने ईमान के होठों पर अपनी हथेली रख दी। लंबे लंबे सांस लेती उथल पुथल हुई सांसों के साथ, गुर्बत का खुमार लिए सुर्ख डोरों वाली आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर लिए, ईमान शाह के चेहरे की एक एक नकूश को अपनी मखरूती उंगलियों से छूते अपनी रूह तक इस एहसास को महसूस करना चाहा, जबकि ईमान शाह ने उरूब को अपने हिसार में लेकर कदम अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा दिए। उरूब को सोफे पर बिठाकर अपने सीने में भींच लिया। तुम्हें अंदाज़ा है ज़िंदगी किस कदर तड़पा हूँ मैं, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए किस कदर अजियत में मुब्तला रहा हूँ मैं। हर लम्हा तुम्हारी याद तुम्हारी फ़िक्र में गुजरा और हर लम्हे ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ईमान शाह उरूब शाह के बगैर नहीं जी सकता। आई जस्ट कांट लीव विदाउट यू डैम इट, उरूब को खुद में भींचते लहजे में जुनून से कहा। ईमान शाह के जुनूनी अंदाज पर एक लम्हे के लिए उरूब साकित रह गई। तभी कुछ याद आने पर ईमान शाह ने उरूब कंधों से थामकर अपने रूबरू किया, आंखों में तड़प लिए उरूब के चेहरे को देखा, अपनी खुरदरी उंगलियों को उरूब के चेहरे पर फेरते इस दिन के जख्मों को देखना चाहा जिस पर उरूब ने बुरी तरह अपने लब कुचले। बाएं जानिब जबड़े के पास मंदमिल हुए जख्म का निशान देख ईमान शाह को अपने खून में उबाल उठता महसूस हुआ। सख्ती से जबड़े भींचकर अपनी खून छलकाती आंखों को उरूब के जख्म के निशान पर टिकाए अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ तो उरूब ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। ईमान शाह के सुलगते होठों का लम्स महसूस करके पूरी जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उरूब ने अपने दोनों हाथ ईमान शाह के कंधों पर रखकर अपनी ग्रे ग्रीन आंखों का वाह किया। कुछ बोलो कि नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कितना तड़पा हूँ मैं, तुम्हारे इन होठों से मान सुनने के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं, तुम्हारे इस घिसे पिटे लेक्चर को भी बहुत याद किया मैंने, तुम्हारे उस गाने और ब्लैक साड़ी को भी बहुत याद किया, तुम्हारी शिद्दतों को भी याद किया, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी को याद करके मुस्कुराया और तुम्हारी तकलीफ़ को अपने दिल पर महसूस करके तड़पता रहा हूँ मैं। तुमसे दूरी पर मेरा दिल एक अनदेखी आग में जलता रहा है और अब जब तुम मेरे सामने इस कदर करीब हो के हाथ बढ़ाकर तुम्हें छू लूँ, तुम्हारी रूह में शामिल हो जाऊँ, मगर इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें सुनना और महसूस करना चाहता हूँ। उरूब चेहरा उरूब की गर्दन में छुपाए अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते गंभीर भोजल लहजे में सरगोशी की तो उरूब ने अपनी मखरूती उंगलियां ईमान शाह के बालों में उलझाकर ईमान शाह का चेहरा अपने सामने किया। ईमान शाह ने मुस्कुराती नज़रों से उरूब के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। तुम्हें अंदाज़ा है ईमान शाह किस कदर ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी, तुम्हारे मोहब्बत भरे लम्स दिलासे सहारे की कितनी ज़रूरत थी मुझे। तुम्हें अंदाज़ा है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। जानते हो मैं किस एहसास से महरूम हुई हूँ। मेरी गोद उजड़ गई मान, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझसे खो गई। तुम नहीं थे मेरे पास, कोई भी नहीं था मेरे पास। मैं रोना चाहती थी, चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं अपनी औलाद को खो चुकी हूँ, मगर तुम नहीं थे। हालांकि सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए था मान मेरे पास मुझे समेटने के लिए, मगर तुम नहीं थे मान। मेरी आँख से एक आंसू ना बहा। मुझे लगा मैं बेहिस हो गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सारे एहसासात मेरी औलाद के साथ मर गए हों। ईमान शाह का कॉलर दबोचते हुए रोते हुए चिल्लाकर कहा तो ईमान शाह ने जबड़े भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। उरूब के हाथ अपने कॉलर से हटाकर उसे खुद में भींच लिया। ईमान शाह का कंधा पाते ही उरूब की आंखों से गर्म सियाल रवा हो गया। वो अजियत व तकलीफ जो पिछले 3 माह से दिल में छुपी हुई थी, आंसुओं के जरिए बहकर ईमान शाह का सीना भिगो रही थी। उरूब के हिचकोले भरते वजूद और सिसकियों पर ईमान शाह ने उसे खुद में सख्ती से भींच लिया था। वो शिकवा नहीं करना चाहती थी, वो जानती थी कि इसमें ईमान शाह का भी कोई कसूर नहीं था, मगर आज ईमान शाह को अपने सामने देख ज़ब्त का दामन हाथ से छूटता महसूस हुआ। एक वही तो था अपना दुख सुख का साथी, उसे समेटने वाला, अपनी तकलीफ़ और दर्द का इजहार वो बस उसी शख्स के सामने ही तो कर पाती थी। एक यही शख्स तो था जो उरूब शाह को उससे ज़्यादा जानता था, उसके दर्द को खुद में समेट लेता था। हुश, आई एम सॉरी जाना, इस बार अपने मान को माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, तुम पर और अपनी औलाद पर आज भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द खुद में समेट लूँगा। उरूब का चेहरा अपने सामने करते अंगूठे के पोरों से आंसू साफ कर दे मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो उरूब ने शिकवा के नज़रों से ईमान को देखा। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं
मेरे भी वजूद का हिस्सा था उरू। तुम ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा दिल खून के आंसू रोया है उसके लिए, मगर जब देने वाले ने ही नहीं दिया तो हम क्या शिकवा कर सकते हैं। वो उसकी अमानत थी, उसने एक ना एक दिन तो वापस लेनी थी। अगर हमसे जल्द ले ली तो इसमें कोई हिकमत होगी। वो बेहतर जानता है कि किसे कब और किस चीज़ के साथ नवाजना है। दुख है वो हमारी औलाद थी, मगर रब की रज़ा इसी में थी उरू। खुद को तकलीफ़ मत दो। मैंने तो वैसे भी सौ का प्रॉमिस किया था ना। हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। संजीदा लहजे में कहते हुए आखिर में पटरी से उतरा तो रूप ने घूर कर ईमान शाह को देखा। नज़रें ईमान शाह के वजीह चेहरे से हटने से इनकारी थी, मगर खुद पर नाराज़गी का खौल चढ़ाकर रुख फेरना चाहा, मगर नज़रें भटक कर फिर ईमान शाह के चेहरे पर आ ठहरी। एक तो कमबख्त पहले ही इतना हैंडसम था, अब आर्मी यूनिफॉर्म में जानलेवा हद तक हैंडसम लग रहा था। ईमान शाह को आर्मी यूनिफॉर्म में देख दिल ही दिल में ईमान शाह की नज़र उतारते हुए कहा तो उरूब की नज़रों में सताइश महसूस करके ईमान शाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए इस्तफसार किया। हाँ, नहीं, मैंने गौर नहीं किया। तो वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो इसलिए ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। उरूब के मुंह बसोर कर कहने पर ईमान ने एब्रोज खाकर उसे देखा। मैंने तो गौर करने का कहा नहीं, मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा अपने बारे में। और रही बात तुम्हारी नाराज़गी की, तो कान खोलकर सुन लो उरू। मैं जान से मार दूंगा अगर अपनी बिला वजह की नाराज़गी में मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की। फ्रेश होकर आ रहा हूँ मैं, अपनी नाराज़गी ख़त्म करो, क्योंकि अगर मेरी गुर्बत में तुमने मज़ाहमत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुमसे दूरी पर मेरा दिमाग पहले ही खिसका हुआ है, उससे अपनी बातों से मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नतीजा तुम्हें हमेशा की तरह अपनी नाजुक जान पर मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करके भुगतना पड़ेगा। उरूब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर सख्त लहजे में कहते उरूब के होठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। ऑफिस से बाहर जाकर अपना बैग लाया। बैग से अपना ड्रेस निकालते हुए एक गहरी इश्तियाक भरी नज़र सोफे पर सर झुकाए हाथ मसलती उरूब पर डालकर वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद फ्रेश होकर आया तो उरूब को हनूस वैसे ही सर झुकाए बैठे देख तासुब से सर झटका। उरूब के करीब पहुंचकर उरूब का बाजू दबोचकर एक झटके में खड़ा करके अपने सीने में भींचा। उरूब इस अचानक अवदात पर ईमान शाह की शर्टलेस कुशादा सीने से टकराई तो 14 तबक रोशन हो गए। नज़रें ईमान शाह के गले की हड्डी से होती नम सीने पर आई तो गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। गहरी बेबाक नज़रों से उरूब को देखते उरूब के दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द हायल किए। अपनी कमर पर ईमान शाह की रेंगती जानलेवा उंगलियों के लम्स पर उरूब को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुहाल लगने लगा। ईमान शाह की उंगलियां रेंगती हुई सामने अपनी शर्ट के बटनों पर आई तो उरूब ने तड़प कर ईमान शाह को देखा। तुम किस कदर ढीठ हो मान। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और तुम्हें ठरक जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ईमान शाह को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख दांत कचकचाकर कहा तो ईमान शाह ने खूंखार नज़रों से उरूब को देखा। उरूब की शर्ट के पहले 2 बटन को खींचकर शर्ट से जुदा करके शर्ट को दोनों कंधों से खिसकाया। एक हाथ उरूब की कमर के गिर्द लपेटा जबकि दूसरे हाथ में उरूब के बालों को सख्ती से दबोचकर चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। जस्ट शट अप उरूब। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कहोगी तो मुझे मालूम नहीं कि तुम किस कदर तकलीफ़ में थी। तुम मुझसे क्या शेयर करना चाहती हो? मैं बेखबर हूँ उससे। मेरे वजूद का हिस्सा तकलीफ़ में था, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि ईमान शाह उससे बेखबर था? तुमसे दूरी मेरी मजबूरी थी, मगर तुमसे बाखबर रहना मेरा हक और फ़र्ज़ था। तुमसे बेखबर तो मैं तब भी नहीं था जब मेरे पास कोई हक नहीं था, तो अब कैसे बेखबर हो सकता था? तुम्हें देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, मगर तुमसे अनजान नहीं था मैं। और मैं तुम्हारी और अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोकर इस दर्दनाक दिन की यादों से निकालना चाहता हूँ। तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मुझे सुकून तुम्हारी कुर्बत में ही मिलता है। मैं तुम्हारे कर्ब में सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ उरू, मुझे सुकून चाहिए। मैं लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं बल्कि अमलन तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस कदर ज़रूरी हो तुम इस मेजर के लिए, किस कदर तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। उरूब के चेहरे पर झुके दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा तो उरूब ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। ईमान शाह की आग से तपिश लिए सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके उरूब को अपनी जिल्द झलसती हुई महसूस हो रही थी। उरूब के चेहरे के एक एक नकोश को शिद्दत से देखते ईमान शाह ने उरूब को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके सोफे पर पटका।
अपने बालों में हाथ उलझाकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि उरूब फटी फटी आंखों से ईमान शाह के सुर्ख चेहरे और आग बरसाती आंखों को देख रही थी। ईमान शाह को बैग से शर्ट निकालते देख उरूब ने उठकर ईमान शाह के बाजू को थामकर रुख अपनी जानिब किया। ईमान शाह के पलटने पर उसे सोफे पर धक्का देकर उस पर झुकाई। तुम्हें एंग्री बर्ड बनने का बस बहाना चाहिए होता है। मैंने तुम्हें कब खुद के करीब आने से मना किया? बस यही कहा ना कि बातें करना चाहती हूँ, और कुछ देर पहले तो तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे थे। ईमान शाह के कंधों के इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर चेहरे पर झुकते हुए कहा तो ईमान शाह ने घूर कर उरूब को देखा। और तुम्हें लेक्चरर बनने से फुर्सत नहीं। हाँ, तड़पा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने को, मगर अपना नाम सुनना चाहता था, मोहब्बत भरी बातें सुनना चाहता था, मगर तुम्हें उससे क्या। और तुम किस तरह मना करना चाहती थी? मुझे धुतकार कर या थप्पड़ मार कर? काफ़ी टाइम गुजर गया ना, तो मार लो, कर लो अपनी हसरत पूरी, मगर अब बहाने बनाने और मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं। हटो पीछे, फिर तुम्हें सब ठरक लगेगा। उरूब का हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रखते सख्त लहजे में गुर्रा कर कहा तो उरूब ने होठ का किनारा दांतों तले दबाया। अपना हाथ ईमान शाह के गाल से हटाकर अपने होठ वहां सबत किए, जबकि नजरें ईमान शाह की सुर्ख आंखों पर टिकी हुई थी। ईमान शाह की आंखों में देखते मुस्कुराकर अपने दांत गाल पर गाड़े तो ईमान शाह ने सख्त नज़रों से उरूब को घूरा। थप्पड़ से ज़्यादा ये बेस्ट है। तुम्हें मसला तो नहीं? दांतों का दबाव बढ़ाते बोझल लहजे में इस्तफसार किया तो ईमान शाह ने हंकारा भरकर नज़रों का रुख फेर लिया। अपने दाएं हाथ की उंगली को ईमान शाह के गले की हड्डी पर रखकर ट्रेस करते सीने तक लाई तो ईमान शाह ने संजीदा नज़रों से उरूब की खुमार आलूद निगाहों में देखा। अब क्यों सड्यूस कर रही हो मुझे? शर्म नहीं आ रही एक नाराज शख्स को सड्यूस करते हुए? उरूब के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचकर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो उरूब ने मुस्कुराती नज़रों से ईमान शाह को देखा। मेरा हक है, मैं चाहे सड्यूस करूँ या ज़बरदस्ती करूं? रोक सकते हो क्या तुम मुझे? ईमान शाह के जबड़े को अपने हाथ में थाम कर होठों के करीब होठ करके सवाल किया तो ईमान शाह को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। नज़रें उरूब की आंखों से होती गुलाबी होठों पर ठहरी तो गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। सोच लो, अब अगर मैं बहका तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर तुम मुझे सिर्फ ठरकी नहीं और भी बहुत से अलकाबात का एजाज़ बख्शोगी। उरूब के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते सख्त लहजे में कहा तो उरूब ने ईमान शाह के हाथ को झटक कर पीछे किया, जिस पर ईमान शाह ने गुस्से भरी नज़रों से उरूब को देखा, मगर इससे पहले ही उरूब ने झुककर अपने लब ईमान शाह के होठों से जोड़ दिए। अपनी मध्यम सांसों में ईमान शाह की सुलगती सांसों को उंडेलते अपने बाजुओं को ईमान शाह की गर्दन के गिर्द हायल कर दिया। अपने होठों पर उरूब के शिद्दत भरे लम्स को महसूस करके ईमान शाह ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। अपनी बेचैन रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ तो अपने दोनों बाजू उरूब की कमर के गिर्द लपेट कर उसे खुद में भींच लिया। होठों से सराहियत करते उरूब के होठों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस करके ईमान शाह ने खुमार आलूद नजरों से उरूब को देखा। ऑफिस की मानी खैस खामोशी में दोनों की धोखने की मानिंद चलती सांसों का शोर बरपा था। ईमान शाह के वजूद से उठती मसहूर को खुशबू उरूब को अपने हवासों पर छाती महसूस हो रही थी। वो जो सिर्फ उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ड्रामा कर रही थी, अब ईमान शाह की कुर्बत में मदहोश होती बहक चुकी थी। तभी ईमान शाह ने उरूब को कमर से थाम कर अपने चेहरे के करीब किया तो दोनों की गुर्बत का खुमार लिए आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराई। ईमान शाह ने करवट बदलकर चेहरा उरूब की गर्दन में छुपाया। जान लेने का इरादा है क्या? उरूब की गर्दन और कंधों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो उरूब ने सख्त नज़रों से ईमान शाह को देखा, जो किसी हाल में खुश नहीं था। तुम जो बिला वजह की नाराज़गी से मेरी जान पर बनाए रखते हो ना, इसीलिए सोच रही हूँ एक बार ही ले लूँ। वैसे भी ये जान तो मेरी ही है ना, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सोच रही हूँ एक ही बार तुम्हें इतने करीब आ जाऊँ, तुम्हारे इतने करीब आ जाऊँ कि तुम्हारे सारे अरमान एक साथ ही पूरे हो जाए। उरूब के दांत कचकचा कर कहने पर ईमान शाह का ज़िंदगी से भरपूर कहकहा रूम की फ़िज़ा में गूंजा। लेकिन मैंने इरादा बदल लिया है, क्योंकि अब तुम मुझे नाराज़ कर चुकी हो तो मैं चाहता हूँ इस बार तुम रेड साड़ी पहनकर अपने बोल्ड से अंदाज में मुझे मनाओ। और रही बात अरमान पूरे होने की, तो तुम्हें बता दूँ कि ये मुमकिन तो नहीं। तुम्हारे कर्ब के बाद मेरी तशनगी और अरमान बढ़ते ही चले जाते हैं। तुम्हारी तलब रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रही है और मुझे अपना बेबस
अपना आप बेबस होता महसूस हो रहा है। उरूब को खुद में शिद्दत से भींचते खुमार आलूद लहजे में कहकर आंखें मूंद ली तो उरूब ने भी सुकून भरी सांस भर के चेहरा ईमान शाह की गर्दन में छुपा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मान। इस सब के दौरान मुझे एहसास हुआ कि तुम किस कदर ज़रूरी हो मेरे लिए। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद बेमानी है। तुम्हारा होना मुझे मजबूत बनाता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे सरखुरू करती है। मेरी रग रग में तुम्हारी मोहब्बत और शिद्दतें खून बनकर सरायत करने लगी है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। ये बहुत जानलेवा है मान। तुमसे दूरी का ख्याल ही अब सुहाने रूह है। नम लहजे में सरगोशी की तो ईमान शाह ने तड़प कर उरूब को खुद में छुपा लिया। अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। हमारी ज़िंदगी का एक नए सिरे से आगाज़ करना चाहता हूँ मैं, जहाँ कोई भी गम, नाराज़गी या दूरी हमारे दरमियान नहीं होगी। क्योंकि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो ईमान शाह सारी दुनिया को आग लगा देगा। तुम्हें सांसों से भी ज़्यादा करीब खुद में छुपा कर रखूँगा। तुम्हारे कबीर ईमान शाह पर भी आँच नहीं आने दूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम माँ बेटे के कदमों में ला कर रख दूंगा। हमारे कबीर ईमान शाह की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा। उरूब के बालों में उंगलियां फेरते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो कबीर ईमान शाह के जिक्र पर उरूब के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट रेंग गई। ईमान शाह चाहे जितना भी उरूब के सामने खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर ले, मगर उरूब जानती थी कि वो किस कदर तकलीफ में है। वो जानती थी कि वो बच्चा ईमान शाह के लिए किस कदर अहमियत का हामिल था। ईमान शाह से बताए ना बताए, मगर उरूब जानती थी कि वो अभी भी उसके खो जाने पर तड़प रहा है। इसीलिए ईमान शाह की बातों में बार बार उसका जिक्र हो रहा था। मुतसिम वापस आ गया है 2 दिन पहले, मगर उससे यहाँ आते ही खबर मिली थी कि हयात और आयत का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो हवेली जाने की बजाय उस शख्स को ठिकाने लगाने गया है। मुतसिम हयात की नाराज़गी ख़त्म कर ले तो तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, या जहाँ तुम जाना चाहो हम वहीं चले जाएंगे। बस एक बार मामा बाबा से मिल ले, फिर तुम जहाँ जाना चाहो हम वहीं जाएंगे। हम हयात और आयत के पास जाएंगे। हयात के दिल में कहीं कहीं कोई शिकवा ही ना हो कि मैंने उसकी खबर तक नहीं ली। और वैसे भी मैं आयत से मिलना चाहती हूँ तो हम वहीं चले जाएंगे। या तुम ऐसा करना, उन्हें फार्म हाउस पर बुला लेना। जगह तब्दील होगी तो हयात को मूड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ टाइम उसी के लिए था। हम तो एक दूसरे से वाकिफ़ थे, जानते थे एक दूसरे की तकलीफ़ में, चाहे दूर होकर भी पास थे। वो बिल्कुल तन्हा थी, उसे किस कदर मुतसिम की ज़रूरत थी और वही उसके पास नहीं था। और गांव के लोग तो ऐसे शौहर के जाने पर जो बातें करते हैं वो सब अलग। मेरी दुआ है कि हयात और मुतसिम अब कभी एक दूसरे से दूर ना हो और आयत को भी अपने पापा के बगैर ना रहना पड़े। ये बहुत मुश्किल होता है मान। उरूब के कहने पर ईमान शाह ने नींद भरे लहजे में हनकारा भरा तो उरूब ने सर उठाकर ईमान शाह की बंद आंखों को देखा। ईमान शाह की आंखों को नरमी से छूकर सर दोबारा ईमान शाह के सीने पर रखकर सुकून से आंखें मूंद ली। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।